नमस्कार। तो आज एक बेहद गंभीर और संवेदनशील संवैधानिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को जैसा मालूम है कि अभी दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 को लोकसभा से पारित कर दिया गया है, जैसा आप न्यूज़ देख भी रहे होंगे। तो इसके बाद से इस मुद्दे पर अनेकों चर्चा, परिचर्चा का विषय और मतांतर शुरू हो चुके हैं। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग तर्क हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार और उसके समर्थक लोगों का मानना है कि केंद्र का तो दिल्ली पर नियंत्रण होना ही चाहिए। जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास है, जहां अलग-अलग मंत्रालय हैं, दूतावास हैं, ऐसे यूनियन टेरिटरी में केंद्र के नियंत्रण के बिना अगर चीजें होंगी तो यह बेहतर नहीं संकेत होगा। और दूसरी तरफ दिल्ली की आप पार्टी की सरकार और उनके समर्थकों का यह मानना है कि यह एक दिल्ली की निर्वाचित सरकार को स्वतंत्र रूप में कार्य करने से रोकने का एक यह प्रावधान है। कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के मूल ढांचे और मूल भावना के ही खिलाफ है। तो आखिर यह पूरा मुद्दा क्या है और इसके क्या संवैधानिक वैधानिक प्रावधान है, आज की इस चर्चा में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं। बुनियादी बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 आखिर ये क्यों आया है। असल में संविधान में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। दिल्ली में एक विधानसभा के गठन की बात की गई और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद की। जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि संघ शासित क्षेत्र जो होते हैं उन पर केंद्र का पूरा नियंत्रण होता है। संघ शासित क्षेत्रों में संसद के द्वारा विधि बनाई जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा वहां पर कार्यपालिकीय संचालन किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जो अपनी विशेष स्थितियों के कारण, अपनी जनसंख्या के कारण, अपने राजनीतिक महत्व के कारण वहां पर विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इनमें से एक दिल्ली है, पौंडीचेरी है और अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में जैसे ही विधानसभा वहां पर आती है वह भी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में इसी तरीके की शक्तियों को एंजॉय करेगा। अब सवाल यह है कि जब से दिल्ली और पौंडीचेरी जैसे यूनियन टेरिटरीज को वह थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया गया है, अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा सापेक्ष एक स्वायत्तता देने की कोशिश की जा रही है अन्य यूनियन टेरिटरीज के सापेक्ष, तो ऐसे में कुछ विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। वैसे तो ये सब विवाद कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं थे, लेकिन अब ये विवाद बड़े स्तर पर देखे जा रहे हैं। दिल्ली में अगर हम बात करें तो जब तक केंद्र की सरकार और दिल्ली में सरकार दोनों एक जैसी सरकारें रहती थी, कभी भी इस तरीके का विवाद नहीं देखा जाता था कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच में संघर्ष हो। लेकिन हाल फिलहाल जब से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार आई है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इनके बीच में एक टसल देखने को मिल रहा है। लगातार जो है यहाँ पर यह संघर्ष, यह तनाव दिख रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली की सरकार ये प्रयास कर रही है कि वह एक पूर्ण राज्य के रूप में शक्तियों को एंजॉय करे वहां पर, और दूसरी तरफ यहां पर यह देखा जा रहा है कि अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार यह प्रयास कर रही है कि दिल्ली पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो। अब सवाल है कि किसका नियंत्रण होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और इनके संवैधानिक पहलू क्या हैं, यही आज हम लोगों को समझना है। अब आइए पहले यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, यह संशोधन विधेयक के बारे में समझते हैं। असल में 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 निर्मित किया गया, जिसके तहत वहां की सरकार के संबंध में उनके कामकाज के बारे में प्रावधान किया गया। वहां पर बताया गया कि एक वहां पर उपराज्यपाल और उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ये जो मंत्रिपरिषद होगा उसकी सहायता और सलाह के अनुसार उपराज्यपाल काम करेंगे। यहाँ संविधान के तहत, कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि कुछ जगहों पर उपराज्यपाल को विवेक के अनुसार कार्य करने की आजादी है, तो अन्य मामलों में यह बोला गया कि वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। शुरुआत में हमने जैसा बताया कि किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, लेकिन अभी जब दो अलग अलग दल की सरकारें केंद्र और दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में है, तब से यह विवाद, यह संघर्ष बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और ताजा तरीन विवाद इस विधेयक को लेकर हो रहा है जो अभी लोकसभा में पारित हुआ है और राज्यसभा में पारित होने वाला है। अब इस विधेयक के प्रावधानों को थोड़ा सा पहले आप समझिएगा, तब इसके बाद आप इस पूरे डिबेट को असल मायने में समझ पाएंगे। अगर इसके प्रावधान की बात करें तो यह जो प्रस्तावित विधेयक है
एक राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण के लिए यहाँ पर प्रावधान करता है कि एक राष्ट्रीय राजधानी यहाँ पर जो है वह बनाया जाएगा, लोक सेवा प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बनाया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव दिल्ली के होंगे और प्रधान गृह सचिव दिल्ली के होंगे। इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव इस प्राधिकरण में जो होंगे इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यानी केंद्र के व्यक्ति होंगे। अब ये तीनों जो सदस्य हैं, ये इनका कार्य होगा कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो सर्विसेज हैं दिल्ली सरकार के तहत, उनके अधिकारियों के स्थानांतरण, उनकी पदस्थापना और उनसे जुड़े अनुशासनात्मक मामलों में यह एलजी को यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उपराज्यपाल को सलाह देंगे और उस सलाह के अनुसार उपराज्यपाल चाहें तो वह कार्य कर सकते हैं और उपराज्यपाल को यहां तक शक्ति है कि वह इस सलाह को मना भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो डिबेट है अभी उस पर बात करेंगे, लेकिन पहली चीज हमें यह समझना होगा कि एक प्राधिकरण यहां पर बनाया जा रहा है। अब प्राधिकरण की सलाह पर ही सर्विसेज से संबंधित जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है कि पहले मनमाने तरीके से या तो एलजी जो है निर्णय लेते थे या मुख्यमंत्री निर्णय लेते थे, तो उसकी वजह से विवाद होता था। तो चलो अब एक अथॉरिटी होगी, एक प्राधिकरण होगा, 3 सदस्य होंगे, अब वो यहां पर सुझाव देंगे और उस सुझाव के आधार पर ही एलजी जो भी निर्णय उचित समझेंगे वो लेंगे। दूसरा यहां पर जो महत्वपूर्ण बात किया गया है, उपराज्यपाल को विवेक के प्रयोग का अधिकार दिया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार यहां पर दिया है। यहां पर एक तो प्राधिकरण द्वारा जो सुझाए गए मामले हैं उस पर निर्णय कौन लेगा, उपराज्यपाल लेंगे और इनके साथ साथ उपराज्यपाल दिल्ली विधानसभा को आहूत कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और भंग करने, इन तीनों के संदर्भ में आहूत करने, स्थगित करने, भंग करने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो दिल्ली की जो सरकार है वह स्वतंत्र रूप में अपना कार्य शायद ही कर पाए। तो यह दूसरा यहां पर प्रावधान इस बिल में किया गया है। तीसरा, जो विभागीय सचिव डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज हैं उनको बोला गया है कि वे उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कोई भी अगर मामला है तो उनके संज्ञान में ला सकते हैं। उनको अधिकृत किया गया है कि आप जो है मुख्यमंत्री को, उपराज्यपाल को और मुख्य सचिव को किसी भी जानकारी की सूचना वहां पर दे सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि इन प्रावधानों से विवाद क्या हो रहा है। विवाद हो रहा है, असल में ये पूरा का पूरा जो विवाद है वह अभी ताजा तरीन विवाद यह सर्विसेज पर कंट्रोल को लेकर है। यानी दिल्ली में जो सर्विसेज, जो प्रशासनिक अधिकारी, उनका कार्यकरण, उनका संचालन, इस पर किसका अधिकार होना चाहिए, यह एक बड़ा प्रश्न यहां पर है। अमित शाह जी जब लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रारंभ से लेकर अब तक सर्विसेज के संदर्भ में केंद्र का ही नियंत्रण रहा है, केंद्र ही वहां पर एलजी के माध्यम से निर्णय लेती रही है। कभी भी किसी मुख्यमंत्री के साथ कोई संघर्ष या टकराहट नहीं हुआ। यह अभी यहां पर संघर्ष और टकराहट देखा जा रहा है। केंद्र और दिल्ली यूनियन टेरिटरी सरकार दोनों का उद्देश्य नागरिकों का कल्याण और भलाई होना चाहिए। इस तरीके की टकराहट कहीं से भी उचित नहीं। और जब केंद्र की सरकार तर्क दे रही है तो यह समझ लीजिए कि केंद्र सरकार यहां पर कई आधारों पर अपने तर्क दे रही है। केंद्र सरकार के तर्क किन आधारों पर है? केंद्र सरकार यह मानती है कि यह एक यूनियन टेरिटरी है, यह फुल स्टेट नहीं है। तो दिल्ली जो सरकार है वह अपने आप को पूर्ण राज्य के रूप में बिहेव करना छोड़े, और यह इसलिए क्योंकि यह सामरिक रूप में, राजनीतिक रूप में बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। अगर यहां सारी शक्तियां दिल्ली यूनियन टेरिटरी सरकार को, मुख्यमंत्री को दे दिया गया तो इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे यहां पर एक दुविधा और टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो दिल्ली की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरा, यह भी प्रावधान किया गया है संविधान के ही तहत कि दिल्ली की जो सरकार है और जो दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा को बोला गया है कि 3 विषयों को छोड़कर वह राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर किसी तरीके का कानून बना सकती है, निर्णय ले सकती है। यह जो 3 विषय यहां पर नहीं दिए गए हैं राज्य सूची की, वे कौन कौन से विषय हैं? तो भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था, ये 3 ऐसे विषय हैं जो केंद्र के पास है। ये राज्य सूची के विषय केंद्र के पास है, बाकी के जो विषय हैं वो राज्य सूची के विधानसभा को दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो दिल्ली की सरकार है वह इनको एग्जीक्यूट कर सकती है, लागू कर सकती है। अब एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता है। मुद्दा क्या आता है?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर उपराज्यपाल को कोई भी सलाह सहायता देते हैं तो ऐसे संदर्भ में उपराज्यपाल चाहे तो उस सलाह को राष्ट्रपति के लिए वहां पर भेज सकते हैं अगर कोई मतभेद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में आता है। तो कुल मिलाकर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जो संरचना दिल्ली के सरकार की है, दिल्ली फुल स्टेट के रूप में नहीं है, सेमी ऑटोनोमस कंडीशन में है कि जहां पर उसे राज्य और समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण करता आया है और वहां पर उसका एक बढ़त रहा है। तो केंद्र सरकार का यह मानना है कि आप इस रूप में इसको मत देखिए कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी एक राज्य है और इस रूप में वहां पर केंद्र दखल देने की कोशिश कर रहा है। केंद्र बिल्कुल दखल देने की कोशिश नहीं कर रहा है। केंद्र तो केवल और केवल दिल्ली की विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर वहां पर अपनी भूमिका को प्रभावी रूप में लागू करने का प्रयास कर रहा है। तो एक तरफ केंद्र सरकार का अपना पक्ष है और अपना स्टैंड है और वह मानता है कि यह बहुत मजबूत है। लेकिन अब आइए थोड़ा सा दिल्ली सरकार का पक्ष समझते हैं और इससे संबंधित और पहलुओं को समझते हैं। असल में विवाद का बिंदु जो शुरू हो रहा है वो है न्यायिक निर्णयों की अवहेलना से। न्यायिक निर्णयों की अवहेलना कैसे? अभी 11 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में जो सर्विसेज हैं उस पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण माना कि दिल्ली सरकार सर्विसेज पर नियंत्रण रखेगी। यह पहले से ही विवाद चल रहा था और यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि वो जो 3 विषय हैं जो केंद्र के पास मिले हैं उन 3 विषयों पे यानी लोक व्यवस्था, पुलिस और इनके साथ साथ भूमि, इनसे संबंधित जो अधिकारी जो सर्विसेज हैं उन पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा। बाकी के विषयों पर दिल्ली सरकार सर्विसेज पर कंट्रोल करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करेगी। तो एक तरीके से लगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए और स्पष्ट कर दिया। लेकिन यह केंद्र सरकार को कहीं से भी उचित नहीं लगा और केंद्र सरकार ने तुरंत इसके बाद एक अध्यादेश जारी कर दिया और अध्यादेश जो है यहां पर चलता रहा। अब इसी अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। तो एक तो तर्क यह दिया जा रहा है कि जब न्यायालय ने इस पर निर्णय दे दिया है तो फिर केंद्र इस संदर्भ में इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ने का प्रयास कर रही है और क्यों अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहती है। हालांकि केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह कहीं न कहीं यह स्पष्ट करता है कि यह मुद्दा बड़ा ही जटिल और विरोधाभासी हो चुका है, क्योंकि जब न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो केंद्र की सरकार चाहती तो न्यायालय के निर्णय के अनुसार वहां पर काम करती, लेकिन केंद्र सरकार इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उसका परिणाम है कि अब आपके सामने एक कानून आ रहा है। दूसरा, यहां पर एक ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, वो ब्रेक हो रहा है। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? जवाबदेहिता की एक त्रिपक्षीय श्रृंखला जो लोकतंत्र का बुनियाद होता है, वह लोकतंत्र का बुनियाद यहां पे टूट रहा है जो इस कानून के माध्यम से टूटेगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको भी समझिए। बड़ा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी मई 2023 में जो अपना निर्णय दिया था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मार्के की बात कही। उन्होंने कहा कि जो सरकारें होती हैं वह त्रिपक्षीय जवाबदेही के फार्मूले से चलती हैं, ट्रिपल जो है चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी से चलती है। ये ट्रिपल चेन क्या है? इन्होंने कहा कि एक तो जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होते हैं और ये जो मंत्री होते हैं ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं और जो ये विधायिका है यह जनता यानी मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होती है। तो यह त्रिपक्षीय जवाबदेही की श्रृंखला है, लोक सेवक मंत्रियों के लिए, मंत्री विधायिका के लिए, विधायिका मतदाताओं के लिए। और यह जो कानून है यह इसी को भंग कर रहा है, क्योंकि यहां पर लोक सेवक दिल्ली सरकार के मंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यह विधेयक तो कह रहा है कि उपराज्यपाल और उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रति ये जवाबदेह हो रहे हैं। ये स्थिति दिल्ली के चुनी हुई निर्वाचित सरकार की धारणा को कमजोर करता है। अब एक तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर समझिए। असल में ये पूरा का पूरा जो कानून लाया जा रहा है इससे दिल्ली की निर्वाचित सरकार बेहद कमजोर हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में एक न्यायिक निर्णय पर और चर्चा कर लेते हैं। असल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार बनाम भारत संघवाद 2018 जब मामला आया था, 2018 में दिल्ली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का एक और हिस्टोरिकल जजमेंट वहां पर आया था। उस निर्णय में
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उपराज्यपाल निर्वाचित सरकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का प्राण होता है और वहां पर किसी तरीके का बाधा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और दूसरा, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही वास्तविक शक्ति धारण करता है, इसलिए उपराज्यपाल निर्णयकर्ता के रूप में नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बोला कि उपराज्यपाल पॉलिसी मेकर नहीं है, वो तो केवल सहायता करने की भूमिका में है, वह मेन पावर नहीं है। और इसी चीज को स्पष्ट करते हुए कहा कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के कार्य करने के लिए बाध्य है। लेकिन अब विधानसभा का सत्र आहूत करना हो, सत्र स्थगित करना हो, सत्र को भंग, विधानसभा को भंग करना हो, इन सभी स्थितियों में उपराज्यपाल के पास विवेकाधीन अधिकार आ गए। यानी दिल्ली की सरकार जो है वो बेबस, कमजोर, लाचार यहां पर हो जाएगी। यह निर्वाचित सरकार की धारणा के खिलाफ है, यह लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा हुआ था। क्योंकि अब जो यह कानून लाया जा रहा है, इससे उपराज्यपाल के पास असीमित शक्तियां यहां पर आ जाएंगी और यह खतरा यहां पर आएगा। और इसीलिए बोला जा रहा है कि यह कानून हमारे संघीय ढांचे के सामने भी एक खतरा है, जो केंद्र और राज्य के संबंधों को स्पष्ट करेगा कि केंद्र जो है किसी भी यूनिट्स को, जिसके पास जिस भी लेवल पर पावर दिया गया है, उस पावर को कहीं वहां पर केंद्र लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। असल में यह हमारे असिमेट्रिक फेडरलिज्म के सामने भी चुनौती है, असममित संघवाद के सामने, जो यह बताता है कि केंद्र और इकाइयों में जब संबंधों की बात आती है तो अलग अलग इकाइयों के साथ अलग अलग जो है संबंध हो सकते हैं। तो हम दिल्ली यूनियन टेरिटरी, पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी के साथ कुछ डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन पर आधारित ट्रीटमेंट होते थे, लेकिन ऐसा कहीं लग रहा है कि अब केंद्र की सरकार सारी शक्तियां अपने पास वहां पर रखना चाहती है। अब इस पूरे डिबेट में केंद्र का अपना पक्ष है और राज्य का यानी दिल्ली सरकार का अपना पक्ष है। और इसमें बीच में जो सबसे जटिल स्थिति में है वो वहां की जनता, वहां के नागरिक। अभी बारिश हुआ, वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति आई, आपने वहां पर देखा कि किस तरीके की बेकदरी वहां पर देखी गई। और इसके साथ साथ जब भी वहां पर पोल्यूशन की बात आती है तो दिल्ली तो अलग ही तरीके का खौफ वहां पर प्रदर्शित करता है। तो सवाल ये है कि दिल्ली, जिसे हम भारत की अपनी सबसे बड़ा दिल मानते हैं, राष्ट्रीय राजधानी है, जिससे हमारी छवि पूरी दुनिया में बेहतर बनती है, उस दिल्ली को लेकर यह विवाद कहीं से भी उचित नहीं है। चाहे वह केंद्र सरकार की गलती हो या दिल्ली सरकार की गलती हो, यहां पर हठ धर्मिता कहीं से भी उचित नहीं है। और दूसरी बात, लोकतंत्र के बुनियादी नियमों के खिलाफ तो नहीं ही जाना चाहिए। अगर हमने उसे यूनियन टेरिटरी को एक दर्जा दिया है, एक शक्ति वहां पर हस्तांतरण किया है, तो हमें उसे एंजॉय करने देना चाहिए उन शक्तियों को। वहां पर केंद्र सरकार पूरी कंट्रोल में लेने की कोशिश न करे, अन्यथा ये यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं रहने दिया गया। अगर हमने इसमें विधानसभा दिया है, हमने एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बनाया है, तो इसीलिए बनाया है कि वो स्वतंत्र होकर काम कर सके, वहां की जनता के लिए काम कर सके, और केंद्र और राज्य इसमें मिलकर, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इस दिशा में काम करें। तो ये विवाद इस तरीके का नहीं होना चाहिए और इस पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द जो है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में एक आम सहमति बननी चाहिए। हालांकि अभी जिस तरीके का राजनीतिक माहौल चल रहा है, यहां पर आम सहमति बन पाना, यहां पर समाधान हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। एनडीए वर्सेस इंडिया के इस संघर्ष में अब 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो निश्चित रूप से यह मुद्दा संवेदनशील बना रहेगा। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है। सर्वोच्च न्यायालय के पास जो अध्यादेश जारी किया था सरकार ने इसी कानून के संबंध में, उसकी याचिका वहां पर गई हुई थी। अब यह कानून भी आ रहा है, तो यह कानून निश्चित रूप से न्यायालय के पास जाएगा, इसे चुनौती दी जाएगी। देखने वाली विषय ये होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अब क्या स्टैंड इस विषय पर लेता है। क्या फिर से एक बार कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकराहट होगी, और अगर टकराहट होती है तो कौन यहां पर जो है समझौतावादी रुख रखता है, कौन यहां पर एक बैलेंस का रास्ता निकालता है। जैसे अपडेट आएंगे हम लोग आगे फिर से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।